हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 के क्लास 11th और 12th में। और ये जो अड्डा है बच्चों, अड्डा क्या है? अड्डा है कामयाबी का। और मैं पूजा रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों अड्डा 24/7 के क्लास 11th और 12th में। आज हम देखेंगे बच्चों कि इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र क्या होता है, उदासीनता वक्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। उसी के साथ हम बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम यानी एक लॉ की बात करेंगे। क्या है वो लॉ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज हम ये सब देखने वाले। पर बच्चों सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। बच्चा पार्टी, मेरा नाम पूजा रावत है। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बच्चा पार्टी मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे प्यारे से प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आप जैसे प्यारे से प्यारे 2000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चा पार्टी ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो बच्चों शुरू करेंगे अपना सेशन। सो बच्चों पढ़ते हैं क्या, हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे बच्चों यानी उदासीनता वक्र पढ़ रहे थे। और उदासीनता वक्र किसका पार्ट है बच्चों? क्रमवाचक उपयोगिता का। उपयोगिता में बच्चों हमने 2 तरह की उपयोगिता के बारे में समझा है। पहला है बच्चों गणनावाचक यानी कार्डिनल, दूसरा है बच्चों ऑर्डिनल यानी कि क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता क्या कहती है? क्रमवाचक उपयोगिता कहती है कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते। सिंपल सी बात है। जैसे हमने गणनावाचक उपयोगिता में क्या देखा कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, पर यहाँ पे क्रमवाचक उपयोगिता जिसने दी थी उन्होंने क्या कहा था कि हम उपयोगिता को माप नहीं सकते, हम उपयोगिता को सिर्फ रैंक दे सकते हैं। जैसे कि आपको जो चीज ज्यादा पसंद है आप उसको ज्यादा रैंक देंगे। कहने का अर्थ है जैसे आपको कपड़े और जूते ज्यादा पसंद है, ठीक है, दोनों ही चीजें पसंद है, पर आपको ज्यादा क्या पसंद है? मान लेते हैं आपको जूते ज्यादा पसंद है, तो आप पहली रैंक किसको दोगे? जूतों को दोगे। दूसरी रैंक किसको दोगे बच्चों? कपड़ों को दोगे। तो इसी तरह क्या होता है, यही क्या है बच्चों? क्रमवाचक उपयोगिता यानी आप वस्तुओं को क्या देते हो? अपने पसंद के अनुसार क्या देते हो बच्चों? क्रम देते हो। अब बच्चों चर्चा करेंगे कि क्रमवाचक उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो बच्चों अगर हम बात करें क्रमवाचक जो उपयोगिता है ये दी थी बच्चों किसने? हिग्स और एलन ने। ये है बच्चों RGD एलन और ये है बच्चों JR हिग्स। दोनों ही क्या है बच्चों? इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने क्या दिया था? क्रमवाचक उपयोगिता यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने ही दिया था। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या कहा था? उपयोगिता मात्रात्मक रूप से मापने योग्य नहीं है, लेकिन उसकी तुलना की जा सकती है अथवा उन्हें क्रम प्रदान किया जा सकता है। उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न संयोजनों को क्रम या रैंक देता है। जैसे कि हमने कपड़ों और जूतों का एग्जाम्पल लेके समझा है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, जैसे मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेट हो गई। अब जैसे आपको मिठाइयाँ ज्यादा पसंद है तो आप पहला क्रम किसको दोगे? मिठाइयों को दोगे। और दूसरा क्रम किसको दोगे? चॉकलेट को दोगे। तीसरा क्रम कपड़ों को, चौथा क्रम जूतों को दोगे। ठीक है बच्चों, यानी अपनी पसंद के अनुसार आप वस्तुओं और सेवाओं को क्रम दे सकते हैं। और यही किस में देखा हमने? क्रमवाचक उपयोगिता में देखा। अब बच्चों चर्चा करेंगे बच्चों अंधिमान वक्र एवं तटस्थता वक्र, या फिर इसको बच्चों उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इसका एक और नाम है बच्चों उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र नाम है बच्चों इसका, और इंग्लिश में इसको कहेंगे इंडिफरेंस कर्व। अब बच्चों अंधिमान वक्र भी आ जाता है, तटस्थता वक्र भी आ जाता है और उदासीनता वक्र भी आ जाता है। एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चों, अब चर्चा करेंगे कि अंधिमान वक्र क्या है। अंधिमान वक्र बच्चों बहुत सिंपल है। अंधिमान वक्र क्या बताता है? 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को बताता है जिसमें उपभोक्ता को प्रत्येक स्तर पे क्या होता है? प्रत्येक संयोजन पे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान होती है। क्या कह रहा है ये? सिंपल सी बात कह रहा है, अंधिमान वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोजनों का ग्राफीय निरूपण है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि करता है। अब बच्चों जैसे हमें ये डायग्राम देखें, ठीक है, डायग्राम में एक जो है एक्स अक्ष पे क्या है? पेन की इकाई है, और अगर वाई अक्ष की बात करें तो वहां पे पेंसिल की इकाई है। ठीक है बच्चों, अगर बात करें यहाँ पे ए बिंदु पे दोनों ही वस्तुओं के संयोजन होने चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए? दोनों ही वस्तुओं के संयोजन होने चाहिए। इसीलिए हमने पेन और पेंसिल ली, 2 वस्तुएं ली। अब बच्चों ए बिंदु पे देखेंगे तो मैम यहाँ पर 12 पेंसिल है और 1 पेन है। ए संयोजन ये बताता है कि 12 पेंसिल है और 1 पेन है। वही मैम ये जो बी संयोजन है क्या बताता है कि 6 पेंसिल है और मैम 2 पेन है। ठीक है, तीसरा संयोजन क्या बताता है? सी संयोजन,
कि मैम 4 पेंसिल है और 3 पेन है, और डी संयोजन कहता है कि 3 पेंसिल है और 4 क्या है मैम पेन है, यानी कि अलग अलग बिंदु क्या बता रहे हैं, अलग अलग संयोजन बता रहे हैं दोनों ही वस्तुओं का। अब बच्चों ध्यान देना, मैम ए बिंदु हो चाहे बी बिंदु हो, सी बिंदु हो डी बिंदु, किसी को भी अगर चुनता है, मान लो वो बी बिंदु को चुनता है तो उसको समान संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर मैम वो डी बिंदु को चुनता है तो भी उसको क्या होगा मैम, समान संतुष्टि प्रदान होगी। तो हम कहेंगे मैम अंदिमान वक्र क्या है, अंदिमान वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को क्या करता है, एक वक्र में प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर वस्तुओं के प्रत्येक संयोजन के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को क्या होगा, समान संतुष्टि प्रदान होती है, और यही क्या है मैम, अंदिमान वक्र है। ठीक है, आगे देखेंगे मैम, अंदिमान वक्र को तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। आगे देखेंगे अंदिमान वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है। ये हमने देख लिया बच्चों कि अंदिमान वक्र किस पे आधारित है मैम, क्रमवाचक उपयोगिता पे, यानी ऑर्डिनल, इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी पे है बच्चों आधारित। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसमें उपयोगिता को संख्या के रूप से नहीं मापा जाता। इसमें जो उपयोगिता यानी यूटिलिटी है उसको हम संख्या के रूप में नहीं माप सकते, और इसीलिए बच्चों कार्डिनल यूटिलिटी की जो कमी है उसको पूरा किसने किया, यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी ने। आगे हम देखेंगे मैम अंदिमान और तटस्थता वक्र के बारे में समझेंगे अब, और आगे देखेंगे जैसे मान लो मैम हमारे पास दो वस्तुएं, पहला क्या है, आम और केले के संयोजन है। ठीक है, यानी आम और केले के क्या है हमारे पास, बंडल है। आम की इकाइयां दे रखी, केले की इकाइयां दे रखी। एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, वस्तुओं के संयोजन दे रखे हैं। अब बच्चों आप कहोगे कि मैम हम ज्यादा इकाइयां क्यों नहीं खरीद सकते, वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो उपभोक्ता है उसकी आय क्या है बच्चों, सीमित है। उसकी आय क्या है बच्चों, सीमित है, यानी उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही। जो आय दी हुई है उसी आय में दोनों वस्तुओं का उसको खरीदना है। ठीक है बच्चों, अगर हम कहें तो ए संयोजन क्या बता रहा है कि आम कितने हैं, किसी व्यक्ति के पास 16 आम है और एक केला वो खरीद सकता है। ठीक है, 16 आम खरीद सकता है और एक केला खरीद सकता है, ए संयोजन कहता है। बी संयोजन क्या कह रहा है कि मैम क्या कर सकता है वो आदमी कि 12 या तो 12 आम खरीदे या फिर क्या करे 2 केले, यानी कि पहला संयोजन कह रहा है कि आम 16 हो और एक केला ले लो। बी क्या कह रहा है कि आप आम 12 ले लो और 2 केले ले लो। तीसरा संयोजन क्या कह रहा है कि आप 9 आम ले लो और क्या करें 3 केले ले लो। और चौथा संयोजन कह रहा है कि आम 7 ले लो और मैम क्या करो केले 4 ले लो। सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे मैम ये दोनों इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते, यानी हम अगर इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो इनको क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए बच्चों क्योंकि हमारा जो उपभोक्ता है उसकी जो आय है मैम क्या है, सीमित है। और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी है, जैसे अगर केले की मात्रा बढ़ाई है तो हमें आम की मात्राओं का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को क्या प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा इस टेबल से कि अंदिमान वक्र क्या होता है। आगे देखेंगे मैम अंदिमान वक्र के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और कि अगर हम बात करें मैम तटस्थता वक्र का आकार, अंदिमान वक्र के आकार की बात करें तो मैम हमारा जो अंदिमान वक्र है कुछ इस तरह से दिखता है, एकदम चांद की तरह दिखता है, जिसपे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है मैम, बिंदियां बनी होती है, बिंदु बने होते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दिखाता है, और मैम क्या करता है, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर क्या प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पे तटस्थ वक्र का आकार कैसा होता है, उन्नतोत्तर होता है। कैसा होता है बच्चों, उन्नतोत्तर। कैसा होता है, ये जो आकार है बच्चों क्या होता है, उन्नतोत्तर होता है। ठीक है बच्चों, क्यों होता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के कारण तटस्थ वक्र का आकार बिंदुओं पर उन्नतोत्तर होता है। अब बच्चों आप कहोगे सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम क्या है बच्चों, इसके बारे में आगे समझेंगे। सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम क्या है, सिंपल सा है। सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहता है कि अगर आपको एक वस्तु की इकाइयां बढ़ानी है तो आपको दूसरी वस्तु की इकाइयों में कमी करनी होगी, और बच्चों ये जो कमी होती है उसमें भी क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। अब बच्चों इसके बारे में और आगे डिटेल से समझेंगे कि ये नियम क्या है।
अगली जो है बच्चों, अगला एक और पॉइंट है बच्चों अंदिमान मानचित्र के बारे में। अंदिमान मानचित्र किसको कहते हैं कि अगर हम बात करें मैम, हमारा अंदिमान जो है, अंदिमान वक्र है, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब बच्चों अगर एक ही ग्राफ में एक से अधिक अंदिमान वक्र है, यानी यहाँ पे देख लो 1 2 3 अंदिमान वक्र है, तो बच्चों अगर एक साथ एक ही वक्र में बहुत सारे अंदिमान वक्र बने होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे मैम, अंदिमान मानचित्र कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, उदासीनता वक्रों के एक समूह को उदासीनता मानचित्र कहा जाता है। उपभोक्ता निचले अंदिमान वक्रों पर स्थिर मंडलों की अपेक्षा ऊंचे अंदिमान वक्रों पर स्थित मंडलों को अंदिमान देता है। उपभोक्ता बहुत समझदार है, वो हमेशा क्या करेगा, ये जो नीचे वाला जो अंदिमान वक्र है इसके बजाय हमेशा किसको चुनता है बच्चों, जो ऊपर वाला अंदिमान वक्र है उसको चुनता है, क्योंकि ऊपर वाला अंदिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसीलिए बच्चों ये क्या हो गया, अंदिमान मानचित्र हो गया। यहाँ हमने तटस्थ वक्र का आकार समझा, उसी तरह हमने क्या देखा, अंदिमान मानचित्र बारे में समझा है, और आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अब बच्चों चर्चा कर लेते हैं कि उदासीनता वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं। तो बच्चों देखेंगे, तो बच्चों उदासीनता वक्र की विशेषताओं को देखें तो पहली विशेषता है बच्चों क्या, उदासीनता वक्र ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो कि हमने मैम देख लिया कि हमारा उदासीनता वक्र का ढलान कैसा होता है। देखो ये बायां भाग है, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की तरफ क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे गिरता हुआ हो रहा है, बाएं से दाएं क्या हो रहा है, गिरता हुआ हो रहा है। और ये क्यों होता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के कारण, ठीक है बच्चों। पहला हमारी विशेषता आ गई। दूसरा, उच्च उदासीनता वक्र उपयोगिता को अधिक से अधिक स्थिर देता है, जैसे कि हमने अभी अंदिमान मानचित्र में देखा था। क्या देखा था मैम, हमने देखा था कि एक उपभोक्ता बहुत समझदार होता है, और वो क्या होता है, जितना ऊपर जो अंदिमान वक्र है उसको चुनने में उसको ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि वहां उसको ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो मैम हमेशा उपभोक्ता क्या करता है, ऊंचा सा ऊंचा अंदिमान वक्र चुनने की कोशिश करता है। इससे क्या होगा, उसको अधिक संतुष्टि मिलेगी, उसको क्या होगा, अधिक उपयोगिता मिलेगी। आगे है बच्चों, दो तटस्थ वक्र आपस में कभी एक दूसरे से नहीं काटते। ये बच्चों ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ये जो जो यहाँ पे क्या है बच्चों, अंदिमान वक्र है, ठीक है, यहाँ पे एक अंदिमान वक्र ये हो गया, एक अंदिमान वक्र ये हो गया, तो दो अंदिमान वक्र बच्चों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते बच्चों, इसके लिए एक कारण है, क्योंकि दो अंदिमान वक्र हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग उपयोगिता बताते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो मैम ये जो अंदिमान वक्र होगा ये अलग उपयोगिता बताएगा, और मैम ये जो अंदिमान वक्र होगा ये अलग उपयोगिता बताएगा, ठीक है। यानी हमने देखा है मैम, नीचे वाला अंदिमान वक्र कम उपयोगिता देता है, ऊपर वाला अंदिमान वक्र ज्यादा उपयोगिता देता है। अगर मैम हम इन दोनों को काट दें, यानी कि अगर दोनों अंदिमान वक्र एक दूसरे को काट दें, तो कहने का अर्थ है दोनों अंदिमान वक्रों से क्या हो रही है, समान संतुष्टि हो रही है। और मैम ये पॉसिबल नहीं है कि दो अंदिमान वक्र एक समान संतुष्टि प्रदान करें, क्योंकि मैम जो ऊपर वाला होता है वो ज्यादा संतुष्टि देता है और जो नीचे वाला होता है वो कम संतुष्टि देता है। इसीलिए दो अंदिमान वक्र कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। तो बच्चों यहाँ पे हमने तीन विशेषताएं देखी, और आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा इन तीनों विशेषताओं के बारे में। अब बच्चों आगे देखेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की दर का जो नियम है इसके बारे में समझेंगे। सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम क्या कहता है बच्चों, सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो वस्तुएं, अंदिमान वक्र पढ़ रहे हैं तो दो वस्तुएं तो होनी जरूरी है। अगर बच्चों आपके पास दो वस्तुएं हैं तो बच्चों अगर आप एक वस्तु बढ़ाओगे, एक वस्तु की अगर हम इकाइयां बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की इकाइयों को कम करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने देखा है। और यही क्या बताता है बच्चों, यही क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। क्या कहता है, उपभोक्ता वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए वस्तु दो को छोड़ देने के लिए तैयार है। यह उपभोक्ता द्वारा वस्तु ए के लिए वस्तु दो के रूप में कीमत चुकाने के लिए माप विधि है। इसको निकालते कैसे, सिंपल सा है मैम, त्याग की इच्छा की गई इकाई, लाभ की इच्छा की गई इकाई। अब मान लो जैसे हम केले का ही एग्जांपल लें कि आप क्या कर सकते हो, केले की एक इकाई बढ़ाने के लिए 4 आम की इकाई छोड़ना चाहते हो, तो बच्चों त्याग की इकाई क्या हो गई, 4 आम हो गए, और यहाँ पे लाभ की इकाई क्या हो गई, 1 केला हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि उपभोक्ता अगर एक वस्तु की इकाइयां बढ़ाना चाहता है तो उसको दूसरी वस्तु की
इकाइयों में कमी करनी पड़ेगी, उसको त्याग करना पड़ेगा, और यही क्या कहलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा है सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसे निकालते हैं। आगे देखेंगे मैम, यहाँ पे हम एक टेबल से इसको समझते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसे होती है। तो मैम यहाँ पे आम और केले का जो एग्जाम्पल है हमने फिर से लिया है कि मैम ए संयोजन पे क्या दिखा रहा है, आम 16 है और केला क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम अभी एमआरएस कुछ भी नहीं ले, एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब मैम बी बिंदु कह रहा है कि आप अगर क्या करो, केले की एक मात्रा बढ़ाओ। क्या कह रहा है, अगर आप केले की एक मात्रा बढ़ाओगे तो आपको आम की 4 मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, हमारे 4:1, यानी आपने एक केले की मात्रा बढ़ाने के लिए आम की 4 इकाई का क्या किया है बच्चों, त्याग किया है। ठीक है, अब सी संयोजन क्या कह रहा है मैम कि अगर हम केले की मात्रा 2 से 3 करें, यानी एक और बढ़ानेंगे, तो मैम आम की यहाँ पे मात्राओं में और कमी करनी पड़ेगी, 12 से 3 करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे कि मैम यहाँ पे क्या करा हमने, एक और करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ हमने कितनी करी, 4 करी, और यहाँ से यहाँ हमने करी कितनी, कि मैम यहाँ से यहाँ हमने 3 इकाइयों का त्याग किया, तो 3:1 हो गया। ठीक है मैम, अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ, अगर हमें 3 से 4 केले करने, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास और केला हो, तो यहाँ पे हमें और क्या करना पड़ेगा, आम की इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो मैम हमने यहाँ पे 2 आम की इकाइयों का त्याग किया, तो यहाँ पे हमारी प्रतिस्थापन दर क्या हो गई, 2:1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने सीमांत प्रतिस्थापन की दर को देख लिया कि किस तरह हमें अगर एक वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, और यहाँ पे एमआरएस की रेट भी हमने लिख ली, और आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अब बच्चों सीमांत प्रतिस्थापन की दर से जुड़ा हुआ एक नियम है जो हम देखेंगे बच्चों, जो क्या कहता है, हासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम है। कौन सा नियम है बच्चों, हासमान प्रतिस्थापन दर का नियम है। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम बहुत इजी है बच्चों। इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नियम में कहा जाता है कि एक उपभोक्ता को एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां प्राप्त होने के बाद वह दूसरी इकाइयों की कम से कम इकाइयों को छोड़ने के लिए तैयार होगा ताकि उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान रहे। क्या कह रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है कि माना कि हमने सीमांत प्रतिस्थापन की दर में क्या देखा था मैम, कि अगर हमें एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाना है तो हम दूसरी वस्तु की इकाइयों को त्याग करेंगे। पर मैम जो त्याग होता है, जो हम वस्तु का त्याग करते हैं, उसमें भी धीरे धीरे क्या होगी मैम, कमी आती जाएगी। जैसे कि अगर पिछले एग्जाम्पल में देखें तो मैम पहले क्या हुआ था, इसने एक केले की मात्रा बढ़ाने के लिए यहाँ पे कितने आम का त्याग किया था, तो हम कहेंगे मैम 4 आम का त्याग किया। ठीक है मैम, इसने एक केले की इकाई बढ़ाई और यहाँ पे 4 आम का त्याग किया। अब मैम जैसे इसने क्या करा, एक और केले की इकाई बढ़ाई, अब 2 से 3 करा। ठीक है, तो मैम यहाँ पे आम का जो त्याग था उसमें कमी आ गई। यहाँ पे कितने त्याग किया, अब सिर्फ 3 आम का त्याग किया, पहले 4 आम का किया था, अब 3 आम का त्याग किया। उसी तरह मैम देखेंगे, अब अगर वो और केले बढ़ाना चाहता है तो अब आम की और कम इकाइयों का त्याग करेगा, यानी सिर्फ 2 इकाइयों का त्याग करेगा। यानी पहले कितने आम त्यागे थे उसने, 4, फिर 3, फिर 2, और फिर अगर इसके आगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हम कहेंगे मैम त्याग की जो इकाइयां हैं उसमें भी क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। और यही क्या कहलाता है बच्चों, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर का नियम कहलाता है। और इसी की वजह से क्या होगा, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है मैम क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, यानी धीरे धीरे क्या होता है, वो चांद के शेप में बनने लग जाता है। ठीक है मैम, और यही क्या है मैम, यही हमारी घटती हुई हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम है, या फिर हम इसको घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये हमने बच्चों आज यहाँ पे देखा है। और बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या जरूरी है, उसी के साथ हमने देखा इसकी विशेषता क्या है,
और बच्चों हमने यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर को देखा और हासमान सीमांत प्रतिस्थापन के दर के नियम को समझाएं। और बच्चों आई होप आपको भी समझ में आया होगा। और बच्चों अभी तक किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे सारे अपकमिंग सेशन की जानकारी। इसके अलावा टेलीग्राम पे बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे। और बच्चों अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया एक व्हाट्सएप ग्रुप जिससे जुड़ के आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ओके बच्चों, तो अभी तक किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 का जो हमारे क्लास 11-12 का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बच्चों और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको मिलेंगे सारे अपकमिंग सेशन की जानकारी। और बच्चों अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो और बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय टू यू ऑल, बाय और थैंक यू।